हेलो गाइस, जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है जनरेटिंग पैरेंथेसिस। तो चलिए इस प्रॉब्लम को एक बार पढ़ लेते हैं। तो गिवन एन n पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस, राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। सो वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस मतलब ये फॉर्मल डेफिनेशन है स्टेइंग दैट द पैरेंथेसिस शुड बी वैलिड। व्हाट इज अ वैलिड पैरेंथेसिस, विल कम अक्रॉस दैट, मतलब हम आएंगे इसके बारे में। ठीक है। तो अगर मैं n इजिकल टू 3 लूँ तो ऑल पॉसिबल पैरेंथेसिस कुछ ये रहा, ओपनिंग ओपनिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग, फिर आता है ओपनिंग 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 क्लोजिंग एंड सो फोर्थ। ठीक है। अगर हम n इजिकल टू 1 लें तो ओनली वन पॉसिबल पैरेंथेसिस हो रहा है ये। सो व्हेन इट सेज कि n इजिकल टू 1, इसका मतलब है नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ओपनिंग और नंबर ऑफ पैरेंथेसिस क्लोजिंग शुड बी इक्वल एंड शुड बी 1। सो ये एक पैरेंथेसिस है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक है। तो एन इफ इट इज़ 3, देन इसका मतलब 3 ओपनिंग होंगे और 3 क्लोजिंग होंगे और वो वैलिड होने चाहिए। ठीक है। तो एक बार हम क्विकली वैलिडिटी के बारे में एक बार लुक थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है, फिर एक क्लोज हो रहा है, फिर और एक क्लोज हो रहा है, तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। इसका रीज़न है पहला, नंबर ऑफ ओपनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस और नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस इक्वल होने चाहिए। ठीक है। और सेकंड, अगर इसी एग्जांपल को लें हम, ये इसमें ये इनवैलिड है मगर इसमें और एक चीज़ इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से करूँ तो यहाँ पर 2 ओपनिंग है और 2 क्लोजिंग है, राइट। ये रहा ओपनिंग, ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, ये रहा क्लोजिंग, मगर फिर भी ये वैलिड नहीं है, इज इनवैलिड, इज इनवैलिड। रीजन बिंग, number of opening should be equal to number of closing at every moment। मतलब नंबर ऑफ क्लोजिंग कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते कोई भी मोमेंट में। जैसे इस मोमेंट पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्लोजिंग ज़्यादा है, उसके बाद एक ओपनिंग आके ये दोनों इन तीनों मिलके इक्वल कर रहे हैं, मगर इस मोमेंट पे इस स्टेज पे नंबर ऑफ ओपनिंग इज़ लेस देन नंबर ऑफ क्लोजिंग। तो कोई भी सिचुएशन में ये नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ ओपनिंग कम हो और नंबर ऑफ क्लोजिंग ज़्यादा हो। ठीक है। नंबर ऑफ ओपनिंग ज़्यादा हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट क्लोजिंग ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये दो पॉइंट है जो हमेशा हमारे माइंड में रखना पड़ेगा, एक क्लोजिंग इक्वल टू ओपनिंग, और सेकंड कोई भी मोमेंट पे ओपनिंग कम नहीं होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्लोजिंग ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस मोमेंट पे नंबर ऑफ क्लोजिंग ज़्यादा है, कोई भी मोमेंट पे अगर इस तरीके से करते गए, या फिर ये देखिए इसमें अभी भी एक्सेप्टेबल है। रीज़न बिंग, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये वैलिड नहीं है मगर ये एक्सेप्टेबल है। जो स्ट्रिंग है ये वैलिड है, राइट। मगर अगर हम इसे देखें तो इस मोमेंट पे ये स्ट्रिंग इनवैलिड बन जाती है। अब इस स्ट्रिंग को देखिए। ठीक है। फिर जाके मैं ये लेता हूँ। अब इस मोमेंट पे ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, कंसिडरिंग दैट ये फ्यूचर में वैलिड हो सकता है। ठीक है। अगर इस स्ट्रिंग को हम कंसिडर करिए, फ्यूचर में कभी वैलिड हो ही नहीं सकती। इसने पहला कंडीशन ही ब्रेक कर दिया कि नंबर, पहला चीज़ ये है कि किसी भी मोमेंट पे हमारा क्लोजिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपनिंग से। सेम हो सकता है, सेम हो सकता है मगर ज़्यादा नहीं हो सकता। मगर इसमें देखिए आप, नंबर ऑफ ओपनिंग ज़्यादा है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फ्यूचर में ये क्लोजिंग डाल के मैं यहाँ पर एक क्लोजिंग डाल के इसको वैलिड बना सकता हूँ। तो इस एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बैक ट्रैकिंग से, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच है। और ये और DFS जो मैंने पिछले कोड में समझाया था, ये दोनों मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में यूज़ होता है। ठीक है, ये अप्रोच। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तीन चार चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ तो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग, जो हम C++ में वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। दूसरा चीज़ एक स्ट्रिंग होगा जो इनिशलाइज टू एम्प्टी होगा, इंश्योरिंग दैट कि इसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कि हम ऐड करते जाएंगे, और फाइनली जब वो 2n साइज़ का होगा,
यानी एन ओपनिंग प्लस एन क्लोजिंग होगा, तब इसे हम इस एरे स्ट्रिंग जो है समझ लीजिए आंसर नाम से मैंने बनाया इसमें स्टोर कर दूंगा। और थर्ड चीज़ होता है कि मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग काउंट में हमेशा काउंट करते रहूँगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे को ज़रूरत पड़ेंगी। मेरे को दो प्राइमरी कंडीशंस हर बार चेक करनी पड़ेंगी, जो मैं अपना कोड जब दिखाऊंगा तब समझाऊंगा। उन दोनों केसेस में इन दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम सी प्लस प्लस और जावा कोड एक बार क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कोड से समझाऊंगा तो आपको बेटर समझेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सी प्लस प्लस कोड के थ्रू और जावा कोड के थ्रू समझेंगे। हमें जो अप्रोच करना है बैक ट्रैकिंग, तो हम प्रॉब्लम को एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2 के कंडीशन में। ठीक है, तो हम इनिशियल एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसे मैंने बताया जो खाली रहता है। हम n लेते हैं, एक ज़ीरो और ज़ीरो पास करते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग काउंट स्टोर करके रख रहा है। तो ओपनिंग काउंट इनिशियली है ज़ीरो, क्लोजिंग काउंट इनिशियली है ज़ीरो, और वैल्यू जो ये स्ट्रिंग है। मैं एक रिटर्न आंसर कर रहा हूँ जो फाइनली मेरा एक वेक्टर ऑफ आंसर रिटर्न करेगा, जिसमें स्ट्रिंग स्टोर रहेगा, एक स्ट्रिंग यानी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यानी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग स्टोर रहेगा। तो पहले ओपनिंग है ज़ीरो, क्लोजिंग है ज़ीरो। मेरा जो फाइनल ब्रेकआउट कंडीशन ये है कि जब ये 2n साइज हो जाएगा, यानी n या प्लस n ओपनिंग प्लस क्लोजिंग हो जाएगा, इस मोमेंट में हम इसको स्टोर करेंगे और रिटर्न कर देंगे। हमारे पास और एक कंडीशन मैंने लिखा है, जो कंडीशन इंश्योर करते हैं कि ओपनिंग हमेशा क्लोजिंग से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस यही कंडीशन में मैं क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ। अगर मेरा ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग होगा तो मैं कभी भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाल सकता। एक है और क्लोजिंग में एक डाल सकता हूँ, क्योंकि इस मोमेंट में ओपनिंग ज़्यादा है। समझिए, ओपनिंग एक है और क्लोजिंग एक है, तो इस मोमेंट में मैं और क्लोजिंग नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग और ओपनिंग इज़ नॉट ग्रेटर देन क्लोजिंग, राइट। तो इस कंडीशन में तभी आएगा, मतलब मैं क्लोजिंग ब्रैकेट तभी डाल पाऊंगा जब आइदर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट वो ज़्यादा है क्लोजिंग ब्रैकेट। और दूसरा चीज़, मैं ओपनिंग ब्रैकेट कब डाल पाऊंगा? मैं ओपनिंग ब्रैकेट तभी डाल पाऊंगा जब तक ओपनिंग ब्रैकेट मेरा लेस देन एन है। मैं एन नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट फर्स्ट बार में ही डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इस केस में ओपनिंग ब्रैकेट समझिए एन इज इक्वल टू 4 है, तो मैं चारों ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ, फिर जाके चारों क्लोज ब्रैकेट डाल सकता हूँ। तो ओपनिंग ब्रैकेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। वो ओपनिंग ब्रैकेट कितना भी एन नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट में डाल ही सकता हूँ, कि मेरे को जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, मगर क्लोजिंग ब्रैकेट डालने के लिए मुझे हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट इंश्योर रखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट डालने के लिए मैं ऑलवेज इंश्योर करूंगा कि ओपनिंग ब्रैकेट मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट से ज़्यादा हो, तभी मैं एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ। सिचुएशन में मेरा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों जीरो है, स्ट्रिंग फिलहाल एम्प्टी है। अब क्योंकि दोनों जीरो है तो ऑलवेज ओपनिंग ब्रैकेट इज नॉट ग्रेटर देन क्लोजिंग ब्रैकेट, मगर ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट आई हैव, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास है जो ओपनिंग ब्रैकेट इज लेस देन एन, यानी मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल सकता हूँ। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट का कंडीशन मैंने क्या बोला, ओपनिंग ब्रैकेट में तभी डाल सकता हूँ जब लेस देन एन हो। ठीक है, तो मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट डाला, कुछ नहीं, फिर जाके मैंने वापस फंक्शन कॉल कर दिया दो चीज़ें करके। पहले ओपनिंग का एक काउंट बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास अब एक ओपनिंग आ चुका है। दूसरा चीज़, स्ट्रिंग अब मेरा एक ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग इसमें स्टोर करके इस फंक्शन को वापस कॉल करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस फंक्शन में आता हूँ, फिर मेरा ओपनिंग 1 हो जाता है, क्लोजिंग 0 रहता है। ठीक है, यह अब मेरा अपडेट होकर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं काउंट एक बार इंक्रीज कर रहा हूँ। अब क्योंकि ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, अब मैं क्लोजिंग डाल सकता हूँ और ओपनिंग भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक बार क्लोजिंग डाल लेता हूँ, तो हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें आया, अब फंक्शन को मैं वापस कॉल करूँगा, मगर दो अपडेट्स होंगे, एक क्लोजिंग इंक्रीज होगा एक, और स्ट्रिंग चेंज होगा। नेक्स्ट बार फंक्शन में आया तब क्लोजिंग 1 है, ऑब्वियसली ये कंडीशन फिर मैच नहीं करेगी, ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, स्ट्रिंग मेरा ये है। इस बार मैं यहाँ पर आया और फिर मैं देखूंगा ओपनिंग इज लेस देन क्लोजिंग, ओपनिंग इज लेस देन एन, करेक्ट है, ये आया। और मैं और एक ओपनिंग इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर पुश करूंगा स्ट्रिंग में, और ओपनिंग इंक्रीज करूंगा, क्लोजिंग सेम रहेगा। और लास्ट टाइम मैं जब जाऊंगा, इसके बाद में जाऊंगा, तो सॉरी, ओपनिंग मेरा क्या हो चुका होगा, 2 हो चुका होगा, क्लोजिंग तो पहले से 1 है। अब फिर यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये 2 है और ये 1 है, राइट। अब ये 2 है, ठीक है। अब क्योंकि ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग डाल सकता हूँ और इस फंक्शन को मैं वापस कॉल करूँगा। जब इस फंक्शन में वापस कॉल करूँगा, इस बार इस ब्रेकआउट कंडीशन में वो मैच करेगा और इस स्ट्रिंग को वो इमीडिएटली यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब आता है बैक ट्रैकिंग का रियल लॉजिक। बैक ट्रैकिंग का रियल लॉजिक ये बोलता है, ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तब आएगा वो यहाँ पर। इस मोमेंट में हमारे पास क्या है, ये है,
राइट, इसको मैंने फाइनली ऐड किया था। अब ये क्या करेगा, लास्ट कैरेक्टर को पॉप अप कर देगा। अब मेरे पास ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बचा रहेगा। तो अभी इफ कंडीशन को चेक किया, क्योंकि मेरा दोनों इफ कंडीशन है तो सारे कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये एल्स इफ एल्स कंडीशन होता तब ऑब्वियस ये होता तो ये नहीं होता, मगर मेरा दोनों हो सकता है, राइट। मेरा एक ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ सकता है और एक ओपनिंग ब्रैकेट के बाद और एक ओपनिंग ब्रैकेट भी आ सकता है। तो ये कंडीशन चेक कर रहा है कि ओपनिंग इज लेस देन एन। ऑब्वियसली वो नहीं है क्योंकि ओपनिंग मेरा 2 है, तो इस कंडीशन में नहीं, वो रिटर्न आ रहा है। अब रिटर्न आके कौन से फंक्शन में आ रहा है मेरा रिटर्न, इस फंक्शन में मेरा रिटर्न आ रहा है। इस मोमेंट में मेरे पास ओपनिंग कितना है, 2, क्लोजिंग है 1, और स्ट्रिंग मेरा भी ये है, ठीक है। यहाँ पर पॉप बैक हो रहा है, लास्ट कैरेक्टर पॉप बैक हो रहा है, ठीक है। अब मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। अब ये रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब मैं रिटर्न आऊँगा तब मैं कहाँ रिटर्न आऊँगा, तब मैं यहाँ पर रिटर्न आऊँगा। हमेशा आपको पॉइंट आउट करके रखना है किस मोमेंट में मेरा फंक्शन कॉल करके वापस इस फंक्शन को वापस कौन से मोमेंट पे कॉल कर रहा है। इस मोमेंट पे जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला था ना, तब यहाँ पर था फंक्शन, क्योंकि उस समय वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर रहा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर था फंक्शन। इस मोमेंट पे वो लास्ट कैरेक्टर को कट करेगा, राइट, पॉप बैक करेगा। क्लोज ओपनिंग तो 1 है, क्लोजिंग भी 1 ही है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लोजिंग एक बार पॉप बैक हो गया तो क्लोजिंग 0 हो जाता है। अब इसके बाद इस फंक्शन के बाद मेरा क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। इसके बाद मेरा और एक इफ कंडीशन है, वो जो चेक करेगा। आपको हमेशा ये माइंड में रखना हो कि लास्ट कैरेक्टर अभी क्या है। जैसे इस मोमेंट पे जब मेरा इस फंक्शन इधर कॉल हुआ, मेरा लास्ट कैरेक्टर था ये और ये। इसका मतलब अगर ये लास्ट कैरेक्टर है मेरा, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन मेरा चला हुआ, मतलब ये जो इफ कंडीशन है वो चला हुआ होगा, जिसमें इस लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट में ऐड कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन को ऑब्वियसली उसने कॉल किया होगा। अब ये पॉप बैक कर रहा है तो ये कैरेक्टर पॉप बैक कर रहा है। अब नेक्स्ट कॉल वो किसको करेगा, नेक्स्ट कॉल करेगा, नेक्स्ट इफ कंडीशन ये चेक करेगा, ओपनिंग इज लेस देन एन, मैचिंग। तो ओपनिंग इज लेस देन एन मतलब मैं यहाँ पर एक ओपनिंग ऐड कर सकता हूँ। मैं एक ओपनिंग ऐड करूँगा, इस फंक्शन को वापस कॉल करूँगा और ओपनिंग को एक राउंड इंक्रीज कर दूंगा। अब ओपनिंग मेरा 1 से 2 हो गया, क्लोजिंग तो ऑब्वियसली 0 ही है। जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तब मेरा ओपनिंग रहेगा 2, क्लोजिंग रहेगा 0, स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मैं इस फंक्शन में आया, इसको नहीं चल सकता, ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग मैं ऐड करूँगा, ये कैरेक्टर मेरा रहेगा, राइट, ये कैरेक्टर रहेगा। यहाँ पर वो ऐड हुआ, क्लोजिंग एक इंक्रीज हुआ, क्लोजिंग हो गया 1, फंक्शन वापस कॉल करेगा। नेक्स्ट टाइम फंक्शन वापस आएगा, इसी में आएगा, अगेन ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, वापस एक सेकंड ब्रैकेट ऐड करेगा ना। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो जाके 2 हो जाएगा और एक क्लोजिंग ब्रैकेट डलेगा और फिर जाके ये वैलिड हो जाएगा, राइट। अब मेरा रिटर्न कहाँ कर रहा है, मैं यहाँ पर आके वो स्टोर तो कर ले रहा है, जब रिटर्न कर रहा है तब वापस यहाँ पर आ रहा है, राइट, क्योंकि मैंने लास्ट कैरेक्टर क्या ऐड किया था, क्लोजिंग ब्रैकेट। इसे पॉप बैक कर रहा है, फिर इस इफ कंडीशन में जा रहा है। जो इस इफ कंडीशन में जाएगा वो एक बार इस इफ कंडीशन में भी जाएगा और चेक करेगा कि ये वैलिड हो रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट 2, यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो 2 है, क्लोजिंग ब्रैकेट 1 है। क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट हम 2 ही ले सकते हैं तो ऑब्वियसली ये फंक्शन में जाएगा नहीं। वो रिटर्न करेगा और इसको पॉप बैक करेगा। अब पॉप बैक करेगा तो वापस उसको नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट रिटर्न टाइप किस में आएगा, यहाँ पर, ऑब्वियसली इस फंक्शन में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बनेगा वो कुछ बनेगा इस तरह, ठीक है। और जो हमारा पहला स्ट्रिंग बना था वो बना था इस तरह। तो फॉर n इजिकल टू 2 देयर आर ओनली 2 पॉसिबल स्ट्रिंग कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इस तरीके से n इजिकल टू 3 होगा, वो तो और भी कॉम्प्लेक्स जाएगा। वो एक बार ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अब सेम चीज़ वो पहले इसको हटाएगा, फिर इसको हटाएगा, फिर इसको हटाएगा, जब इसका वापस 2 ओपनिंग ब्रैकेट और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट डालेगा, फिर इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, फिर जाके 3 ओपनिंग ब्रैकेट डालेगा और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट डालेगा। इस तरीके से वो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाएगा, ठीक है। तो सेम अप्रोच है जावा कोड का। तो ये बैक ट्रैकिंग एक चीज़ हमेशा याद रखना है। बैक ट्रैकिंग क्या करता है कि जो कैरेक्टर वो ऐड कर रहा है वो जब बैक रिटर्न बैक करता है उसी कैरेक्टर को रिमूव करता है और कॉम्बिनेशन को रिटर्न बैक करता है, जो उस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर आया था उस कंडीशन में ही इफ से बाहर निकलता है। वो सारे चीज़ों को वापस ये कर लेता है, जैसे यहाँ पॉप बैक कर ले, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक फाइनल चेक कर रहे हैं और इस स्ट्रिंग को हमेशा जब फाइनल चेक में इसे स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार जावा कोड देख लेते हैं। और एग्जैक्ट सेम अप्रोच में यहाँ पर मैंने दोनों अप्रोच को उल्टा किया है, क्योंकि ऑलवेज 2 कंडीशन चेक्स तो हमेशा होंगी
और दोनों कंडीशन सेम ही है। यहाँ पर मैंने उल्टा किया है, यहाँ पर क्या कि ओपनिंग तभी डलेगा जब n इज़ लेस देन 1, और ये यहाँ सेम कंडीशन यहाँ पर भी लिखा है कि ओपनिंग जब क्लोजिंग से ज़्यादा होगा तभी हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो एग्जैक्टली सेम कोड है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इससे मोटिवेशन मिलती है। और क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग और लास्ट जो मैंने कोड किया DFS, डेप्थ फॉर सर्च, तो ये सब चीज़ें होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये सब अप्रोच बहुत सारे कोड में यूज़ होती है। ये हैबिट की चीज़ें हैं। तो ये कोड को आप एटलीस्ट 2 टाइम देखिए, बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत सिंपल। ये बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि एक बार जब इंसर्ट होता है वो वापस जब इफ़ कंडीशन से बाहर आता है वो रिटर्न बैक कर लेता है अपनी जो जो चेंजेस उसने किए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एटलीस्ट मोर देन 2 टाइम्स देखिएगा। थैंक यू।